लेक्चर नंबर क्या मौलाना 75 है? सेवेंटी फाइव कर लो, क्या ख्याल है? ये चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में। रिसीवेबल्स और पेएबल्स को कैसे ऑडिट करना है ये हमने सीखा। रिसीवेबल को ऑडिट करना है तो हमने क्या करना है, मेनली 5 असर्शंस को वेरीफाई करना है, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड एग्जिस्टेंस। वैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करना है, पोस्ट ईयर एंड कैश जो रिसीव हो रहा है उसके थ्रू देखेंगे कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है दिस मीन ये रिसीवेबल ठीक था, अगर नहीं हुआ 90 डेज़ में भी, क्यों हमारे पास 90 डेज़ होते हैं ईयर एंड के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त तक, दिस मीन ये डेटर क्या है, फिक्टिशियस है। या डेटर ओवर वैल्यू हो सकता है। अगर बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए तो क्या करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट ने जो एज एनालिसिस परफॉर्म किया है डेटर्स का उसको रिव्यू करके देखेंगे कि ओवरड्यू डेटर्स के अगेंस्ट बैड डेट्स रिकॉर्डेड हैं तो दिस मीन डेटर बैलेंस ठीक है। हाँ, अगर बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं है तो डेटर बैलेंस ठीक नहीं है। कंप्लीटनेस से हमने देखना है कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, कहीं मिसिंग अंडरस्टेटेड तो नहीं है। तो क्या करेंगे, सेल सिस्टम में जाएंगे जहाँ पे डेटर सेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड होता है तो उसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टार्ट डॉक्यूमेंट से ट्रेसिंग करेंगे ऑनवर्ड लेजर की तरफ, इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी इनवॉइसेस लेजर में रिकॉर्डेड हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलराइजेशन परफॉर्म करेंगे, मेन डेटर से बैलेंस कंफर्म करेंगे, भाई ये इतने पैसे तूने कंपनी के देने हैं, उसने कहा यस देने हैं, दिस मीन ये डेटर बैलेंस कंपनी ऑन करती है, ये एग्जिस्ट भी करता है और इसकी वैल्यू भी ठीक है। एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास 4 प्रोसीजर थे कि पहले हमें क्या करना है, रिसीवेबल लेजर की लिस्ट लेके उसकी कास्टिंग, मेन कोई पोस्टिंग एरर नहीं है वो देखना है, कोई रिकैलकुलेशन करके देखना है एक्यूरेट है बैलेंसेस, रिकंसाइल करना है विद कंट्रोल अकाउंट, कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करना है, मी देखना है करेक्ट पीरियड में अगेंस्ट सेल्स डेटर भी रिकॉर्डेड हैं या नहीं है, और साथ हमने क्या करना है, अगर कोई डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी रीज़न क्या है वो इन्वेस्टिगेट करनी है और इंश्योर करना है कि एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है या नहीं है। एक एनालिटिकल प्रोसीजर हम हर जगह पे लगा देंगे, कंपेयर करंट ईयर बैलेंसेस प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। प्रेजेंटेशन देखनी है कि अंडर हेड करंट एसेट इन बैलेंस शीट जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं, और डिस्क्लोजर हो सकता है कि अगर कोई बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज की गई है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट से सिग्निफिकेंट है तो आईएएस 8 कहता है सिग्निफिकेंट गेन लॉस फ्रॉम नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। क्यों, ये बैड डेट्स के थ्रू जो लॉस हुआ है ये रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं, नॉन रूटीन लॉस है, तो देखना है वो सेपरेटली डिस्क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ तक बातें समझ आती, मीन ये क्या था रटा। अब चलते हैं कि हमने जो डेटर की सर्कुलराइजेशन परफॉर्म करनी है, मीन डेटर बैलेंस कंफर्म करने हैं, ये कैसे कंफर्म करने हैं। सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज़ करने, सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज़ करने। सो डेटर सर्कुलराइजेशन की बात करते हैं कि डेटर कंफर्मेशन जो हमने करनी है तो कैसे करनी है। कहते हैं डेटर कंफर्मेशन क्यों करनी है आपने, बैलेंस कंफर्म करने के लिए, किससे, क्लाइंट से, कि भाई तूने क्लाइंट के कस्टमर से, क्लाइंट से नहीं क्लाइंट के कस्टमर से, कि भाई तूने मेरे क्लाइंट के इतने पैसे देने हैं। हाँ, अगर कस्टमर ने कह दिया देने हैं दिस मीन ये बैलेंस ठीक है, क्या कहला। अब ये जो बैलेंस कंफर्म करना है ना, कंफर्म किसने करना है, ऑडिटर ने करना है, क्लाइंट ने नहीं। क्लाइंट कहे जी मैं आपको कंफर्म करके दे दूंगा, नहीं भाई तेरे रिकॉर्ड में तो तूने लिखा है, तू तो कंफर्म करके कहेगा ठीक है। तो किसने कंफर्म करना है, ऑडिटर ने कंफर्म करना है, क्लाइंट ने नहीं। बैलेंस किस डेट वाला आप कंफर्म करने जा रहे हो, ईयर एंड डेट वाला, मीन 31 दिसंबर है तो आपने कोशिश करनी है 31 दिसंबर के करीब करीब किसी डेट में कंफर्म करना है। 31 दिसंबर वाला डेटर बैलेंस अगर आप सपोज जनवरी नहीं फरवरी के एंड पे जाके चेक कर रहे हो, मीन 2 माह बाद, आपने कस्टमर से पूछा भाई तूने इस कंपनी कितने पैसे देने, उसने कहा नहीं, आपने क्या एज्यूम किया कि डेटर ओवर स्टेटेड है। हो सकता है कस्टमर 2 माह 60 दिन है उसमें पेमेंट कर चुका हो, इसलिए कहाँ पे कंफर्म करना है, नियर टू ईयर एंड डेट, उसके बाद कंफर्म करने का फ़ायदा नहीं है। कंफर्म हमने करना है, उस कस्टमर की डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, क्लाइंट कंपनी के रिकॉर्ड से। तो ये कंफर्म करने से पहले हमें क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट से परमिशन भी लेनी है। अगर वो परमिशन देंगे तो हम कस्टमर को कंफर्म करेंगे बैलेंस, अगर हमें परमिशन नहीं देते फिर हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों, परमिशन भी उनसे लेनी है, डिटेल भी उन्होंने देनी है, परमिशन है तो डिटेल भी मिलेगी। समटाइम कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो हमें रोक सकती है कि भाई डेटर बैलेंस कंफर्म नहीं करने आपने। क्यों, नहीं
फ्रॉड का चांस तो हो सकता है, कुछ और रीज़न भी हो सकती हैं, लाइक कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि भाई इससे मेरा कस्टमर अपसेट हो जाएगा, वो समझेगा कि कंपनी के बैलेंस कंफर्म हो रहे हैं, इसमें शायद कंपनी पैसों के मसले में फंसी हुई है, जो हर किसी से पूछ रहे हैं भाई तूने मेरे कितने पैसे देने हैं, कब तक देने हैं, क्या देने हैं, तो इससे कस्टमर क्या हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। तो इसलिए क्लाइंट हमें समटाइम परमिशन नहीं देता। समटाइम हम खुद से भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड कर पाते। अगर डेटर किसी दूसरे कंट्री में है और दूसरे कंट्री में बैलेंस कंफर्म करने पर अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो उस सूरत में भी हो सकता है सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। क्या कहना है? सो सर्कुलेशन कब परफॉर्म नहीं होगी? जब क्लाइंट की मैनेजमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। क्यों? इससे कस्टमर अपसेट हो सकता है, या हम परफॉर्म नहीं कर सके। क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? ग्लोबल डेटर है जिस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, या हमने कंफर्मेशन सेंड की, आगे से किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या इससे भी फिर सर्कुलेशन परफॉर्म हुई? नहीं। तो कब सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं होगी? जब कस्टमर ने हमें परमिशन नहीं दी। क्यों? कस्टमर अपसेट हो सकता है, ग्लोबल डेटर है, कंफर्म करने पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, या कस्टमर ने रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर हमें क्या करना है? डेटर को कैसे वेरीफाई करना है? थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। और वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है? एक बेस्ट प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है? पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट के थ्रू डेटर को वेरीफाई करना है। एक बेस्ट प्रोसीजर है कि आपने कंप्लीटनेस ऑफ डेटर वेरीफाई करनी है। कैसे? सेल सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स को मैच करके। ये सैंपल लेना है कहाँ से? सेल ऑर्डर से मैच करना है कि इसके अगेंस्ट GDN, इसके अगेंस्ट PIR एंट्री रिकॉर्डेड, इसके अगेंस्ट इनवाइस और इनवाइसेस इनटू लेजर रिकॉर्डेड है। यानी इन अल्टरनेटिव प्रोसीजर हैं दो। मीन पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स के थ्रू वेरीफाई करना कि कैश हैज़ बीन रिसीव्ड अगेंस्ट डेटर, और कंप्लीटनेस सेल सिस्टम में चेक करना। अदरवाइज वो कहता है सर्कुलेशन एक बेस्ट प्रोसीजर है। हाँ, कहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी तो उसमें फिर कहाँ पे जाना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे। ये बात समझ आती? सर्कुलेशन क्यों परफॉर्म करनी है? बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, और एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है। क्यों? एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से मिल रहा है, तो इसलिए हमें परफॉर्म करनी है। लेकिन परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट की परमिशन चाहिए। हाँ, अगर क्लाइंट की परमिशन नहीं है या हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे जाना है। और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या है? पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स के थ्रू वेरीफाई करना, और कंप्लीटनेस इन द सेल सिस्टम चेक करना। ठीक हो गया? कहता है कि सर्कुलराइजेशन कुछ जगहों पे और भी परफॉर्म नहीं होगी। कहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी? मेनली वही है, लेकिन वो कहता है सर्कुलेशन मस्ट परफॉर्म करनी है। कहाँ पे मस्ट परफॉर्म करनी है? जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट का वीक है, तो हमें सर्कुलेशन मस्ट परफॉर्म करनी है। जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हाई हैं, तो फिर हमें सर्कुलराइजेशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस पे जाना है, मस्ट परफॉर्म करनी है। जहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। क्यों? कंप्लीटनेस हमने देखना है ना, डिस्पैच नोट भी होने चाहिए, सेल ऑर्डर भी होने चाहिए, इनवाइसेस भी होनी चाहिए, लेजर्स भी होने चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है तो क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? नहीं। तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्कुलेशन ही परफॉर्म करेंगे। तो कहाँ पे सर्कुलेशन मस्ट परफॉर्म करनी है? कंट्रोल सिस्टम वीक है, चांसेस ऑफ फ्रॉड आर हाई हैं, या फिर रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। हाँ, कहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी? जहाँ पे क्लाइंट पे परमिशन नहीं दी, ग्लोबल कस्टमर है, कॉस्ट आती है, या फिर कस्टमर रिप्लाई नहीं। अब सर्कुलेशन परफॉर्म करने के मीन डेटा बैलेंस को कंफर्म करने के दो मेथड्स हैं, या दो तरह की कंफर्मेशन की जाती है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक को बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। मीन डेटा बैलेंस कंफर्म करने में दो तरह की कंफर्मेशन परफॉर्म की जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है? रिप्लाई ओनली इफ यू डू नॉट एग्री विद द बैलेंस। मीन हम कस्टमर को खत भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे और उसे कहेंगे कि तूने इतने पैसे कंपनी के देने हैं, रिप्लाई करो। अगर आप एग्री नहीं करते तो मीन अगर एग्री करते हो तो रिप्लाई ना दो। मीन हम खामोशी को हाँ कंसीडर कर रहे हैं। अगर आगे से खामोशी रही तो हम क्या कहेंगे कि एग्री कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव कंफर्मेशन। लेकिन अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? हो सकता है डेटर आपको रिप्लाई करने को बॉदर ही ना करता हो। क्या ख्याल है? उसने आपकी रिप्लाई को वैसे इग्नोर कर दिया, उसने फड़ा लेटर रद्दी में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो आप क्या एज्यूम करके बैठे हो उसने एग्री कर लिया? नहीं। तो हमें किस पे जाना चाहिए? पॉजिटिव कंफर्मेशन पे। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या है? रिप्लाई आइदर यू एग्री और डू नॉट एग्री। मीन दोनों सूरतों में रिप्लाई करो, चाहे आप एग्री कर रहे हो चाहे नहीं एग्री कर रहे। सो दो तरह की कंफर्मेशन है नेगेटिव। रिप्लाई ओनली इफ यू डू नॉट एग्री विद द बैलेंस। पॉजिटिव, रिप्लाई
आइदर यू एग्री और डू नॉट एग्री। आपको कहता है जी जो पॉजिटिव है कि रिप्लाई करो हर सूरत में, इसमें आगे दो फर्दर मेथड हैं, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। मेथड 1 क्या है कि हम बैलेंस खुद से स्टेट करके कस्टमर को कहेंगे कि इतना बैलेंस तेरी तरफ ड्यू है इस क्लाइंट का, तो तू रिप्लाई कर, अगर एग्री करता भी है या नहीं भी करता, दोनों सूरतों में। मेथड 2 क्या है कि हम बैलेंस नहीं, कस्टमर को कहेंगे कि भाई तू बता तूने इस कंपनी का कितना बैलेंस देना है, आस्किंग द कस्टमर टू प्रोवाइड द बैलेंस, कि कितना बैलेंस तूने देना है। तो नेगेटिव क्या है, रिप्लाई ओनली इफ यू डू नॉट एग्री विद द बैलेंस। पॉजिटिव क्या है, रिप्लाई आइदर यू एग्री और डू नॉट एग्री, और उसमें आगे दो तरह से हम बैलेंस कंफर्म करेंगे। दो मेथड हैं, मेथड 1 स्टेटिंग बैलेंस, कि हम कंफर्म कर रहे हैं बैलेंस स्टेट करते हुए, मीन बता कि कितना बैलेंस उन्हें देना है। और मेथड 2 क्या है, आस्किंग द कस्टमर टू स्टेट द बैलेंस, कस्टमर को कहेंगे कि तू बता भाई कितना बैलेंस उन्हें कंपनी को देना है। सो क्या बातें कर ली हमने जी, कंफर्मेशन डेटर से हमें लेनी है, सर्कुलेशन परफॉर्म करनी है। क्यों परफॉर्म करनी है, एक इंडिपेंडेंट रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस है, क्यों एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से मिल रहा है। लेकिन परफॉर्म करने के लिए हमें क्लाइंट की परमिशन रिक्वायर होती है। किन सूरतों में सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं होगी, क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा कि कस्टमर मेरा अपसेट हो सकता है, ग्लोबल कस्टमर है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, या फिर कस्टमर रिप्लाई नहीं देता। क्या ख्याल है, किन सूरतों में हमें मस्ट सर्कुलेशन परफॉर्म करनी है, कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड के चांसेस हाई हैं, या फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर के रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नहीं, अगर सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं हुई तो फिर आप डेटर बैलेंस को कैसे वेरीफाई करोगे, थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। व्हाट आर अल्टरनेटिव प्रोसीजर, inspection of post year cash receipt to ensure cash have been received against debtors, and trace a sample of sale orders in the sales system to relevant dispatch note, PIR entry, sale invoices and ledger balances to ensure all invoices completely recorded into ledgers। कंफर्मेशन दो तरह से परफॉर्म की जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, खामोशी हाँ, खामोशी हाँ, रिप्लाई ओनली इफ़ यू डू नॉट एग्री विद द बैलेंस। पॉजिटिव क्या है, रिप्लाई आइदर यू एग्री और डू नॉट एग्री। हाँ, वो पॉजिटिव दो मेथड के थ्रू हो सकती है, मेथड 1 बाय स्टेटिंग द बैलेंस, एंड मेथड 2 आस्किंग द कस्टमर टू प्रोवाइड द बैलेंस, कि कस्टमर को कहना कि तू बैलेंस प्रोवाइड कर। हाँ, जब कस्टमर को कहेंगे तू बैलेंस प्रोवाइड कर, तो इसमें रिप्लाई के चांसेस बहुत कम है। क्यों, कस्टमर को अपने रिकॉर्ड देखना पड़ेंगे, इतना विला तो नहीं बैठा कि रिकॉर्ड देखेगा और आपको बैलेंस जो है वो देख के बताएगा। कोई ज़बानी कलामी बात है तो पूछ लो, रिकॉर्ड देखने वाली बात ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इस मेथड में कस्टमर के रिप्लाई के चांसेस कम हैं। पॉजिटिव में मेथड 2 में कस्टमर के रिप्लाई के चांसेस कम हैं। हाँ, मेथड 1 में रिप्लाई आपको फौरी मिल जाएगा। देखा बैलेंस आपने देखा तो उसने के दिमाग में होगा इतने को पैसे मैंने लेने, हाँ ठीक है यार। यहाँ तक बातें समझ आती हैं। आ जाए हम बुक में देखते हैं क्या बातें। पहले उसने बता दी सर्कुलेशन क्या है, क्यों परफॉर्म करनी है। परफॉर्म करने के लिए हमें कस्टमर की क्लाइंट से परमिशन चाहिए। क्लाइंट परमिशन क्यों नहीं दे सकता, या क्यों सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं होगी, कस्टमर अपसेट हो सकता है, ग्लोबल कस्टमर है, ये डेटा रिप्लाई नहीं करता, और अगर नहीं करता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं। ये नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में दो अल्टरनेटिव प्रोसीजर दिए गए हैं। इट इज़ एन एसेंशियल प्रोसीजर, मीन कहाँ पे सर्कुलेशन मस्ट परफॉर्म करनी है, जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम वीक है, जहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हाई हैं, मीन्स फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, और जहाँ पे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मीन अवेलेबल नहीं है कि हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें। या डाउटफुल इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हो कि क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्या है, डाउटफुल है, तो फिर भी आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस पे जाना है, इंटरनल पे नहीं। डाउटफुल इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट। कैसे सर्कुलराइजेशन परफॉर्म करनी है, इसका कुछ प्रोसीजर है। सर्कुलराइजेशन परफॉर्म करनी है तो हम क्या सारे के सारे डाटा को कंफर्म करेंगे या सैंपल बेसिस पे कंफर्म करेंगे? सैंपल बेसिस पे। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलराइजेशन के लिए एक सैंपल चूज़ करेंगे। लेकिन सैंपल चूज़ करने से पहले हमने देखना है कि क्लाइंट के रिकॉर्ड में जो बैलेंस लिखा हुआ है ये ठीक है, इसके अंदर कोई पोस्टिंग एरर शेरर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे रिसीवेबल लेजर को विद कंट्रोल अकाउंट, कि जो बैलेंस हम कंफर्म करने जा रहे हैं ये ठीक है। तो अगर यही क्लाइंट के रिकॉर्ड में गलत लिखा है पोस्टिंग एरर की वजह से, फिर तो कंफर्मेशन ही तबाह हो जाएगी। तो सबसे पहले रिकंसाइल करेंगे रिसीवेबल लेजर को कंट्रोल अकाउंट के साथ। रिसीवेबल्स का एक सैंपल हम चूज़ करेंगे, मीन कंपनी के कोई 10,000 कस्टमर है, तो सपोज उसमें से कोई 100 हम कंफर्म करने जा रहे हैं, तो सैंपल चूज़ करेंगे हम। ये सैंपल कैसे चूज़ करना है,
कि सारे के सारे हर तरह की कैटेगरी के डेटर्स आ सकें, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेटर को पहले स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे, मीन स्ट्रैटम में ग्रुप में डिवाइड करेंगे और थ्रू स्ट्रैटिफिकेशन हम सैम्पल चूज़ करेंगे ताकि हर तरह का डेटर का बैलेंस जो है वो कंफर्म हो सके। तो सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, अब उनसे कंफर्मेशन करने के लिए उनकी कोई फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या पोस्टल एड्रेस चाहिए, हमें उनकी डिटेल ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से, क्लाइंट के रिकॉर्ड से। डिसाइड करेंगे हमें कौन से मेथड पे जाना है, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। क्या करा है, नेगेटिव मेथड क्या है, रिप्लाई ओनली इफ़ बैलेंस नॉट एग्रीड। पॉजिटिव क्या है, रिप्लाई इन एनी इवेंट, मीन चाहे आप एग्री करते हो चाहे नहीं करते। कहाँ पे हमें नेगेटिव बैलेंस पे जाना है, शुड ओनली बी यूज्ड वेयर सिस्टम आर स्ट्रॉन्ग, कि अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन पे जाएंगे। सर्कुलराइजेशन इज मेरली टू ऑब्टेन एडिशनल अश्योरेंस, मीन हम आर डेटर्स को अदर प्रोसीजर्स के थ्रू वेरीफाई कर चुके हैं, इसके थ्रू हम एक एक्स्ट्रा एविडेंस लेना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंफर्मेशन मीन नेगेटिव कंफर्मेशन कर लेंगे। क्या ख्याल है, कहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन पे जाना है, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और एडिशनल प्रोसीजर हमने सर्कुलेशन के थ्रू लेना है। नहीं, पॉजिटिव कंफर्मेशन हमें कहाँ पे लेके जानी है, रिक्वेस्ट टू कंफर्म अदरवाइज आर स्टेटेड बैलेंस, मीन हमें कंफर्म करना है बैलेंस जो स्टेट किया गया है। रिक्वेस्ट टू सप्लाई द बैलेंस द कस्टमर थिंक इज ऑफ्ड, मीन जो कस्टमर सोच रहा है वो बैलेंस हमने वाकई कंफर्म करना है। एंड सप्लाइंग फुल अकाउंट डिटेल इंक्लूडिंग बैलेंस रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन, और फुल अकाउंट डिटेल की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हम पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सैंपल चूज़ कर लिया, डिटेल ले ली, मेथड डिसाइड कर लिया, अब हमने मीडियम डिसाइड करना है कि हमें किस मीडियम के थ्रू बैलेंस कंफर्म करना है, आइदर लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कैसे हमने कंफर्म करना है, तो मीडियम भी हमने चूज़ करना है। और मीडियम चूज़ करते वक्त हमने थोड़ा सा कॉस्ट का भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल रखना है कि फौरी में रिप्लाई भी मिल जाए और कॉस्ट भी कम से कम आए। और आजकल कम से कम कॉस्ट व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फौरी रिप्लाई भी, क्यों, हर बंदा उस पर घुसा हुआ है। आजकल तो बिज़नेस जितनी कम्युनिकेशन है सारी व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, लेकिन हमें एविडेंस चाहिए तो फिर हम ईमेल के थ्रू कंफर्म करेंगे, लेटर के थ्रू कंफर्म करेंगे। फ़ोन पे कंफर्म किया भी तो नहीं कहेंगे प्लीज़ इसका हमें एक लेटर भेज दें या एक ईमेल भी भेज दें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में भी कोई चीज़ हो। किस पे भेज दें, क्लाइंट अपने लेटर हेड पे भेज दे। मीडियम डिसाइड किया, अब जब हमें रिप्लाई आएंगे या रिप्लाई नहीं आ रहे तो उसमें हमने किन चीज़ों को कंसीडर करना है कि अगर हमने रिप्लाई आया और डेटर बैलेंस आगे से एग्री नहीं कर रहा, वो एग्री नहीं कर रहा, तो हमने 5 चीज़ों को कंसीडर करना है। नंबर 1 क्या है, टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस क्या है कि हो सकता है कोई आइटम इन ट्रांजिट है या फिर कोई कैश इन ट्रांजिट है जिस वजह से बैलेंस आगे से एग्री नहीं किया गया। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी तक उस तक पहुँची नहीं है, या हो सकता है उसने पैसे भेज दिए हैं, चेक दे दिया, अभी तक वो कैश नहीं हुआ, या हो सकता है उसने कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी, अभी तक यहाँ पे पहुँची नहीं है, इस वजह से बैलेंस एग्री नहीं हो रहा। नंबर 2 आपने क्या कंसीडर करना है कि अगर बैलेंस एग्री नहीं कर रहा तो हो सकता है या तो हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में कोई मिसस्टेटमेंट है, कोई एरर है, या फिर कस्टमर के रिकॉर्ड में, मीन अदर पार्टी के रिकॉर्ड में भी कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसलिए एक दफ़ा अगर कंफर्म नहीं किया तो हमने दोबारा से कंफर्म करना है। क्यों, ये चीज़ें कंसीडर करते हुए कि टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, मीन आइटम या कैश इन ट्रांजिट हो सकता है, मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट या अदर पार्टी, मीन दोनों पार्टी में किसी एक पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, या इंडिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड सेल, या कोई डिस्प्यूटेड सेल भी हो सकती है। डिस्प्यूटेड सेल क्या है, माल गया है, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उन्होंने कहा जी हमने लेना ही नहीं, ये क्या है, डिस्प्यूटेड सेल। माल गया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया, ये क्या है, डिस्प्यूटेड सेल। या सेल की है लेकिन सेल आर रिटर्न बेसिस वाली है, और सेल आर रिटर्न बेसिस वाली है तो फिर कस्टमर की तो नहीं है ना, सेल हो गई तो वो अपनी ऑनरशिप लेगा, अदरवाइज़ भाई वो आपका ही पड़ा है। इधर सेल लिखी हुई है, रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो क्या कंसीडर करना, अगर बैलेंस एग्री नहीं करता तो टाइमिंग डिफरेंसेस, मीन कैश या आइटम इन ट्रांजिट, मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट या अदर पार्टी, या इंडिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड सेल, या इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, मीन फ्रॉड भी हो सकता है। कहाँ पे, क्लाइंट के रिकॉर्ड में अगर बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो क्या करा, या वीकनेस इन कंट्रोल, या कंट्रोल वीकनेस भी हो सकती है, इस सूरत में बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड ही ठीक नहीं था, को पोस्टिंग एरर थे जो हमने सही तरह से चेक नहीं किए थे। सो कैसे हमने कंफर्मेशन परफॉर्म करनी है, सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है कि पहले हमें रिकंसाइल करना है रिसीवेबल लेजर को विद कंट्रोल अकाउंट,
सैंपल सिलेक्ट करना है, डिटेल ऑब्टेन करनी है, मेथड सिलेक्ट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, मीडियम हमने चूज़ करना है कि टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, पोस्टल लेटर, और हमने अगर रिप्लाई आ रहे हैं और बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो फिर 5 रीजंस कंसीडर करनी है, आइदर ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस, मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट या अदर पार्टी, डिस्प्यूटेड सेल्स, चांसेस ऑफ फ्रॉड या फिर कंट्रोल वीकनेसेस। कहता अगर एक दफ़ा आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड की, रिप्लाई नहीं आया और बड़ा बैलेंस है तो एक सेकंड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करो। क्या करना है, एक दफ़ा आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड की और रिप्लाई नहीं आया तो फिर क्या करना है, सेकंड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। वेयर रिस्पॉन्सेज आर रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्स मीन ईमेल के थ्रू आप बैलेंस कंफर्म कर रहे हो तो वहाँ पे आपने भी कुछ अच्छे कंट्रोल लगाने हैं। क्यों, समटाइम ये ईमेल आपको कहाँ से मिलने हैं, क्लाइंट के रिकॉर्ड से। क्लाइंट ने खुद से ही ईमेल बना के आपको प्रोवाइड किए होते हैं और रिप्लाई भी कौन दे रहा होता है, क्लाइंट खुद ही दे रहा होता है। तो फिर वहाँ पे आपने जो है वो कुछ अच्छे कंट्रोल्स के थ्रू चेकिंग ज़्यादा करनी है, और जो कुछ भी आपने सर्कुलराइजेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया है वो सब कुछ क्या करना है, रिकॉर्ड करना है वर्किंग पेपर में। सो प्रोसीजर्स क्या है, सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है। सो पहले आपने रिकंसाइल करना है रिसीवेबल लेजर को विद कंट्रोल अकाउंट, सैंपल सिलेक्ट करना है, डिटेल ऑब्टेन करनी है, मेथड सिलेक्ट करना है, मीडियम चूज़ करना है, रिप्लाई में बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो 5 चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। पास में एग्जामिनर 3-4 दफ़ा टेस्ट कर चुका है कि आगे से रिप्लाई नहीं मिला या बैलेंस एग्री नहीं किया तो उसमें आपने फिर क्या करना है, एक्शन क्या होने चाहिए। तो आपने कंसीडर करना है आइदर डिफरेंस है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस, डिफरेंस ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट या अदर पार्टी, डिफरेंस ड्यू टू इंडिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड सेल, या डिफरेंस ड्यू टू इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड या फिर कंट्रोल वीकनेसेस। एक दफ़ा रिप्लाई नहीं आता तो क्या करना है, सेकंड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। कितने अरसे बाद, फौरी क्या कह रहा है, हाँ 2 दफ़ा भी नहीं आता तो फिर आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे चले जाओ। इसके नीचे गए तो उसने हमें क्या किया जी, एक्सप्लेन कर दिया कि हमें कहाँ पे पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या है, उसके 2 मेथड, मेथड 1, मेथड 2, और नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है, और हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे। नेगेटिव कन्फर्मेशन हमें कहाँ पे यूज़ करनी है और पॉजिटिव कहाँ पे यूज़ करनी है, मीन किन फैक्टर पर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमें पॉजिटिव कन्फर्मेशन पे जाना है या नेगेटिव पे जाना है। वो कहता है कि अगर तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट लो है तो नेगेटिव कन्फर्मेशन या पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर हाई है तो फिर पॉजिटिव। पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम आइटम, पॉपुलेशन में क्या है, छोटी छोटी अमाउंट वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शन है तो फिर हम नेगेटिव कन्फर्मेशन पे जाएंगे। अगर बड़ी अमाउंट है पॉपुलेशन में यूनिट्स की तो फिर पॉजिटिव कन्फर्मेशन पे, क्यों, एक आध भी अच्छा खासा डिफरेंस डाल सकता है। तीसरा वो कहता है जी एक्सपेक्टेशन रेट इज लो। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन रेट, डिविएशन रेट ऑफ डिविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन लो है, नहीं टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन नहीं, वो हाई है फिर तो फ्रॉड के चांसेस आए ना। लो का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन लो है, मीन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वीकनेसेस के चांसेस क्या हैं, कम है, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है तो फिर हम नेगेटिव कन्फर्मेशन पे जाएंगे। हाँ अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन हाई है तो फिर हमें पॉजिटिव कन्फर्मेशन पे जाना है। लास्टली वो कहता है जी कि अगर ऑडिटर के नॉलेज में ऐसा कोई सर्कमस्टांस नहीं है कि क्लाइंट हमें रिप्लाई, कस्टमर हमें रिप्लाई देगा ही नहीं, मीन ऑडिटर क्या है, मासूम आदमी है। आखिरी पॉइंट क्या है कि ऑडिटर मासूम आदमी है, इसके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि आगे से कोई रिप्लाई नहीं भी देगा, मीन इसने दिमाग में बिठाया कि नहीं रिप्लाई आएगा ही आएगा हर सूरत में, फिर नेगेटिव कन्फर्मेशन पे। लेकिन अगर ऑडिटर मासूम नहीं, ऑडिटर चालाक आदमी है, इसको पता है कि लोग आगे से बॉदर भी नहीं करते, लोग आगे से हो सकता है रिप्लाई देंगे ही नहीं, ऐसे सर्कमस्टांसिस भी हो सकते हैं कि वो उठा के ही बिन में फेंक देंगे, तो फिर ऑडिटर किस पे जाएगा, पॉजिटिव कन्फर्मेशन पे जाएगा। सो 4 फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कन्फर्मेशन में, कि रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लो है तो नेगेटिव कन्फर्मेशन, पॉपुलेशन कंप्राइजेज स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम आइटम तो नेगेटिव कन्फर्मेशन पे, एक्सपेक्टेशन रेट इज़ लो तो नेगेटिव कन्फर्मेशन पे, एंड ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसिस, ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसिस दैट रिस्पोंडेंट विल नॉट रिप्लाई, रिस्पोंडेंट में रिस्पॉन्ड करने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, ऑडिटर के दिमाग में ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस हैं ही नहीं, तो फिर ऑडिटर किस पे जाएगा, नेगेटिव कन्फर्मेशन पे। हाँ अगर ऑडिटर अवेयर है
ऐसे सर्कमस्टांसिस पे दैट रिस्पोंडेंट विल नॉट रिप्लाई के रिस्पोंडेंट रिप्लाई नहीं भी करता तो फिर किस पे जाएगा, पॉजिटिव कन्फर्मेशन पे। तो कहाँ पे पॉजिटिव कन्फर्मेशन में परफॉर्म करनी है, जहाँ पे रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट हाई है, यहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज वैल्यू स्मॉल वॉल्यूम आइटम है, जहाँ पे रेट एक्सपेक्टेड रेट क्या है, हाई है, और जहाँ पे ऑडिटर अवेयर है अबाउट सर्कमस्टांसिस दैट रिस्पोंडेंट विल नॉट रिप्लाई कि रिस्पोंडेंट रिप्लाई नहीं भी करता, तो कहाँ पे नेगेटिव कन्फर्मेशन पे जाना है। रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट लो है, पॉपुलेशन कंप्राइजेज स्मॉल वैल्यू लार्ज वॉल्यूम आइटम में नंबर में ज़्यादा है लेकिन वैल्यू छोटी छोटी है, एक्सपेक्टेड रेट इज़ लो एंड ऑडिटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसिस कि ऑडिटर के नॉलेज में ऐसे सर्कमस्टांसिस नहीं हैं दैट रिस्पोंडेंट विल नॉट रिप्लाई। किसका एक्सेप्शन रेट हमने कहीं पे सैम्पलिंग में पढ़ा था, स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट मीन इतने को मसले आ सकते हैं, वो थोड़े हैं तो लो है, नहीं बहुत मसले आ सकते हैं तो हाई है। जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव परफॉर्म करने जाते हैं हमारा दिमाग भी पहले से कुछ प्रिपेयर होता है। जी क्या पढ़ लिया हमने, सर्कुलराइजेशन क्या है, क्लाइंट की परमिशन चाहिए, कब नहीं परफॉर्म की जा सकती, कब मस्ट परफॉर्म करनी है, अगर परफॉर्म नहीं होती तो फिर क्या करना है, 2-2, 3-3 नंबर के लिए एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। प्रोसीजर क्या है 5 नंबर के लिए वो एक्सप्लेन करें, पॉजिटिव नेगेटिव कन्फर्मेशन को एक्सप्लेन करें और बताएं किन फैक्टर्स पर पॉजिटिव नेगेटिव कन्फर्मेशन डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन के आगे फर्दर 2 मेथड्स हैं, वो क्या हैं, मेथड 1 बाय स्टेटिंग द बैलेंस एंड मेथड 2 आस्किंग द कस्टमर टू प्रोवाइड द बैलेंस। ज़्यादा चांसेस कहाँ पे रिप्लाई आने के, मेथड 1 में क्यों, मेथड 2 में बैलेंस कंफर्म करने में कस्टमर को टाइम लगता है। क्या कहना है, अगर आपने सर्कुलेशन परफॉर्म की, कस्टमर ने बैलेंस एग्री नहीं किया तो फिर क्या कंसीडर करना है, टाइमिंग डिफरेंसेस, कैश आइटम इन ट्रांजिट, मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट या अदर पार्टी, इंडिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड सेल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, कंट्रोल वीकनेसेस। क्या कह रहा है, मीन पास में एग्जामिनर मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन टेस्ट कर चुके हैं, तो हमें ये चीज़ें एक तरह का रटा लगाना पड़ेगी। क्यों रटा लगा होगा तो सिनेरियो भी डील हो जाएंगे, अगर इग्नोर कर देंगे तो सिनेरियो डील नहीं होगा। बाकी कुछ बातें और हैं, वो क्या हैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम ये सर्कुलराइजेशन के कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस कवर करेंगे अच्छे अच्छे, सैम्पलिंग के साथ कैसे ये सर्कुलराइजेशन का क्वेश्चन रिलेट होके आता है। हाँ उसमें ये रटे आपको लगाना पड़ेंगे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे, 4 फैक्टर्स जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव कन्फर्मेशन डिपेंड करती है, बैलेंस एग्री नहीं किया तो 5 पॉइंट क्या हैं, कहाँ पे सर्कुलेशन मस्ट परफॉर्म करनी थी 3 पॉइंट, क्या कह रहा है, सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं होती तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है सर्कुलराइजेशन का, कुछ 4-5 नंबर के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टेस्ट हो सकता है या सिनेरियो के साथ भी रिलेट करके आ सकता है कि उसने ये चीज़ की नहीं, तो आप बताओगे कि सपोज़ उसने डिटेल ऑब्टेन किए बिना या नियर टू ईयर एंड वाले डेटर्स को 2-3 माह बाद कंफर्म कर रहा है, सैम्पल मेनली कैसे चूज़ करना है उसके साथ ये मिल के क्वेश्चन आएगा कि ये कैटेगरीज उसने सैम्पल में ली हैं, ये नहीं ली। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सर्कुलराइजेशन के क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है वो क्रैमिंग है, मीन इससे आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे क्रैमिंग है। मीन इंटेंजिबल एसेट को कैसे वेरीफाई करना है, प्रोसीजर लिखें, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैसे वेरीफाई करना है, प्रोसीजर लिखें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कैसे वेरीफाई करना है, प्रोसीजर्स लिखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैसे वेरीफाई करना है, अदर एक्सपेंसेस को कैसे वेरीफाई करना है, शेयर कैपिटल को कैसे वेरीफाई करना है, तो वो मेनली क्रैमिंग होगी। हाँ वो थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट होगा उसके साथ क्रैमिंग करेंगे तो कवर हो जाएगा। और ये चैप्टर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम भी कोई 20 से 25 नंबर का पेपर टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर या कंट्रोल वीकनेसेस, मीन 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कंट्रोल वीकनेसेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किसके आ सकते हैं एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, किसी भी अकाउंट बैलेंस को कह सकता है इसे वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखें। बागजो कल मिलते हैं।